नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की 12वीं क्लास की किताब अपन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पहला पार्ट शुरू किया था ईंट, मनके और मोती, जिसको हमने पढ़ी थी अस्थियां के बारे में। ईंट, मनके, अस्थियां, ये लेक्चर हमने पिछली क्लास से शुरू किया था। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। हमने शुरुआत में हड़प्पा स्थलों के बारे में देखा, कौन कौन से हड़प्पा के स्थल है। ठीक है, जो मानचित्र हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसमें हमने हड़प्पा के जो मुख्य मुख्य स्थल थे उनकी लिस्ट बनाई और सामान्य जानकारियाँ जो हड़प्पा स्थलों के बारे में थी, वहाँ से उनकी मुहर हमने देखी, उस मुहर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, वहाँ की कोई लिपि नहीं है, मतलब कोई उनकी लिखावट उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। उन चीज़ों को अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा। उसका समय हमने देखा कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक का समय हड़प्पा संस्कृति का, या आप कहो तो सिंधु सभ्यता का समय रहा था। आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। इस क्लास में अपन देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, किस तरह का उनका मानचित्र बना हुआ है। एक तरह से हड़प्पा की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का मानचित्र अपन देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें दिखती है। तो ये आप यहाँ के कुछ औजारों के बारे में इस चित्र में अपन देख रहे हैं। ये हड़प्पा स्थलों से मिले गए कुछ औजार हैं, धातु के औजार। देखो, नुकीली चीज़ें हैं, खुरचन टाइप जो होते हैं ना, पत्थर कुछ कुचरने के लिए होते हैं, वो इस तरह के पत्थर थे। तो ये हड़प्पा स्थलों के हमारे को कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ जो धोलावीरा था, उस धोलावीरा में एक जलाशय का अवशेष मिलता है जो संभवतः कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते। पिछले लेक्चर में हमने देखा ना कि भाई वहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती थी। ठीक है, कौन कौन से पशु वो लोग रखते थे। हमने देखा कि भेड़, बकरी, सूअर, इन पशुओं को वो रखते थे। मछली पालन का भी हमें अवशेष मिला था, विशेष तौर से आपको याद रखना है। और हमने फसलों के बारे में जो देखा, हमने देखा कि बाजरा भी होता था, गेहूँ, जो भी होता था। तो ये फसलें वहाँ पर मुख्य रूप से थी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से उनको हमने देखा था। चावल की खेती वहाँ पर बड़े पैमाने पर नहीं होती थी, इस बात को हमें याद रखना है। तो ये इस वाले लेक्चर में अपन अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अगले पेज में यहाँ पर है पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती। ये कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, सिंपल सा है कि भाई जो पुरातत्वविद होते हैं वो पुरानी वस्तुओं की पहचान कैसे करते हैं और उनको आज के समय की वस्तुओं से कैसे लिंक करते हैं। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कोई विशेष इसमें अपने को पढ़ने लायक नहीं है, फिर भी अपन इसको, हमको पढ़ना है इसलिए अपन इसकी रीडिंग कर रहे हैं किताब की। तो अपन एक एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो लिख रहे हैं, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने, पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। कहने का मतलब भाई, जब आप अनाज कुछ खाते पीते हैं तो अपन आज भी अनाज पीसते हैं ना। तो आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, अपने दादी माँ वगैरह लोग जो गट्टियाँ होती है गाँव में, उनसे अनाज पीसते थे। तो ये लोग भी ऐसा ही कुछ, इनके पास कोई इनका क्या भाई, आज की तरह चक्कियाँ तो थी नहीं। आज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चक्कियाँ हैं, मशीनें हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई यहाँ पर चक्कियाँ आज के ज़माने की तरह थी नहीं। तो इनका कोई तरीका था जिससे ये अनाज को पीसते थे। ठीक है, तो कौन सा यंत्र था, वो कैसे था, उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि कैसे वो लोग चक्कियों का प्रयोग करते थे, कैसे वो लोग जो है अनाज पीसने का जो उनकी मशीनें उस तरह कैसी थी, वो कैसे काम में लेते थे। तो इन्होंने बोला अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिलती, मतलब पत्थर की चक्कियाँ होती थी, उन पर अनाज को घिसा जाता था एक पत्थर से, जिससे कि वो महीन हो जाए और वो पिसा हुआ मिले। मतलब अनाज को पीसने के लिए वो एक पत्थर का प्रयोग करते थे और उस पत्थर को मतलब जमाते थे मिट्टी में, अवतल की तरह लगता था, और उस पर फिर जो है उस पर अनाज को घिसते थे ताकि वो पिस जाए। इसको आप एक चित्र के हिसाब से देखेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कि पूरी कहानी आपको एक चित्र में समझ में आ जाएगी। ये ऐसा एक चित्र है, ये वहाँ की चक्की है। मतलब इस पर जो ये जगह है ना, इस वाली जगह पर वो अनाज रखते थे और उस अनाज को इस वाले बट्टे से जो है ऐसे रगड़ करके पीसते थे, और ये चक्की ऐसे ज़मीन में थोड़ा सा खड्डा बना करके उसको फिट किया जाता था। तो ये चक्की का एक आकार बन गया। ठीक है, यहाँ पर इस चक्की पर जो है अनाज रखा, यहाँ पर इस जगह पर अनाज
अनाज रखते थे और इससे जो है इसको पीसते थे। आज भी हमारे कई पुराने ज़माने के हमारे घरों में भी, गाँव में आपको मिल जाएंगे जिसमें दाल वगैरह पीसते हैं। जब भी जो सर्दियों के मौसम में जब दाल पीसते हैं घरों में, तो वो जो इस तरह के किसी भट्टे पर जो है उसको दाल को इस तरह के छोटे पत्थर के टुकड़े से इस भट्टी पर जो है दाल को पीसा जाता। तो ये आज भी हमारे ज़माने में इसको गांव में प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन उस समय में एक बहुत ज़्यादा ये काम में आता था और इसका इस तरह का एक रूप था। तो ये इनका एक अनाज पीसने का यंत्र हम कह सकते हैं कि इस तरह से वो अनाज पिसाई में इस प्रकार के पत्थरों का, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये जो धोलावीरा का जलाशय की बात की गई है ना, वो एक जलाशय इस तरह का था। देखो धोलावीरा में जो जलाशय बताया गया कि भाई तालाब था, वो तालाब की आकृति आपको इस तरह देखने को मिलेगी। ये एक चित्र है धोलावीरा में मिले गए तालाब का कि किस तरह का तालाब वहाँ से मिला। तो ये यहाँ पर इस वाले पेज पर हमको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जानकारी नहीं मिली, सिर्फ इतना है कि धोलावीरा में आपको एक जलाशय मिला है। उस जलाशय में वहाँ पर सिंपल सी बात है कृषि की जाएगी। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब जो नाम आया मोहनजोदड़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। थोड़ा मैं इसको पेन को छोटा कर लेता हूँ, ज़रा बड़ा हो गया मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे। ये ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, एक नियोजित शहरी केंद्र, यानी कि देखो पूरी जो सिंधु सभ्यता है ना, इस पूरी सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो एक नियोजित शहरी केंद्र की है। पूरी सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है ना, वो एक तरह से प्लान्ड शहर है, मतलब प्लान्ड सिटी है, नियोजित शहर है, अच्छी तरीके से सोच समझ करके बसाए गए शहर है। नियोजित शहर का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से बसाया गया शहर, अच्छी तरह से बसाया गया शहर, अच्छी तरह से बसाया गया शहर जो होता है उसे अपन कहते हैं वो नियोजित शहर होता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो एक बहुत ही अच्छी तरीके से बसाया गया शहर था। यानी इस पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे चर्चित जो शहर है वो मोहनजोदड़ो है। और मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि आप हो सके तो मोहनजोदड़ो मूवी जो है, ऋतिक रोशन उसमें एक्टर है, लीड रोल में है, उस मूवी को आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सिंधु सभ्यता के बारे में इनडायरेक्टली आपको मालूम पड़ जाएगा और वो एक कहानी आपके दिमाग में छपेगी। तो वो उससे कई विशेषताएं, अगर आपको एग्जाम हॉल में अगर आपको कोई दिक्कत आए मोहनजोदड़ो शहर के बारे में, तो उस मूवी को याद करके आपकी कई सारे सवाल हो सकता है कि हल हो जाए, आपको आइडिया लग जाए। क्या कहता है ये वाला? संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ठीक है, ये बात हमने आपको भी समझाई कि हड़प्पा सभ्यता मतलब कि सिंधु सभ्यता, इसका सबसे अनूठा पहलू मतलब सबसे बड़ी विशेषता क्या था? यहाँ पर शहरी केंद्रों का विकास था। मतलब शहरों का जो बसावट है, शहरों की जो बसावट है वही इसका सबसे बड़ा विशेषता माना जाता है। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल, मतलब सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी ये सत्य असत्य वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें अगर लिखा हुआ आ जाए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी पहले खोदा गया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया? सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए तो नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो याद रखिएगा, सबसे पहला शहर जिसका उत्खनन किया गया, जिसके बारे में जानकारी मिली, वो शहर है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सबसे पहला शहर नहीं है। मोहनजोदड़ो सबसे नियोजित शहर है, सबसे प्रसिद्ध शहर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहला आप थोड़ा सा याद रखिएगा, सबसे पहला कौन सा है? हड़प्पा। ये आपको पहले से ऑलरेडी याद है। कभी देखो ये सवाल ना सत्य असत्य वाले कथनों में फटाफट गलत हो जाते हैं। अपन थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पर चौकन्ने नहीं रहते और अपन फ्लो में उन चीज़ों को करते जाते हैं। थोड़ा सा अगर आपको कभी भी सत्य असत्य की पहचान करने वाले सवाल और सेंटेंस के रूप में आए विशेषकर, तो उन पर थोड़ा सतर्क होकर काम करिएगा। तो मोहनजोदड़ो पर अपन बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात कही कि पूरी सिंधु सभ्यता में इसकी विशेषता क्या है? शहरी केंद्रों का विकास है और मोहनजोदड़ो इसमें सबसे पुराना स्थल है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो सबसे पहले नहीं खोजा गया था,
मोहनजोदड़ो से भी पहले हड़प्पा खोज लिया गया। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं, अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात होता है। बस्ती 2 भागों में विभाजित है, मतलब कि मोहनजोदड़ो जो शहर था उसका जो पूरा बसावट है, उसकी जो बस्ती है, ठीक है, उसको 2 भागों में, मतलब मोहनजोदड़ो शहर को 2 भागों में बांटा गया है। एक छोटा, पहला भाग कौन सा है, छोटा भाग है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। मतलब एक जो भाग है ना, एक भाग तो ऊंचाई पर है, एक भाग किधर है, नीचे की तरफ है। तो ये भाग जो है ना, ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग जो है ये नीचे की तरफ बनाया गया है। साधारणतः अगर मैं आपको इंडिकेशन दे दूं तो आप भी आज के टाइम भी अगर आप गाँव में जाते हैं तो आप देखते हैं पुराने जो हमारे गांव के जागीरदार होते थे, राजा महाराजा होते थे, बड़े लोग होते थे, उनके किले थोड़े से ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, और जो बाकी का गांव है, जो साधारण लोग हैं, उनकी जो बस्ती होती थी वो नीचे की ओर होती। तो यहीं पर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट था। जो शहर के मुख्य लोग होते थे, जो शहर के मुखिया लोग होते थे, जो शहर का धनी वर्ग होता था, जो अभिजात वर्ग होता था, वो तो ऊपर वाले किले में, ऊपर वाली जगह में रहता, और जो सामान्य लोग होते थे, आम जनता होती थी, वो नीचे वाले किले में रहता। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे और बाकी जानकारी अपन इसमें पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, बस्ती 2 भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, जबकि दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों, ये इसकी बात आगे वाले कथन में, लेकिन अपन यहाँ इसको शहर को देख लेते हैं कि कैसा मानचित्र इन्होंने प्रस्तुत किया। देखो ये एक मानचित्र हमको, मैं और फिर इसको जूम कर लेता हूं, ये मानचित्र हमको दिखाया गया। ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये दुर्ग है। मतलब छोटा वाला जो भाग है ना, ऊंचाई पर स्थित है। ये जो ऊंचाई पर स्थित है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है। इसको क्या कहोगे, दुर्ग। इस दुर्ग नाम से, इसको दुर्ग टीला बोलते थे। उस बस्ती को क्या बोलते थे उस समय, वो लोग टीला बोलते थे। जो दुर्ग टीला जो है ये ऊंचाई पर होता है और छोटा होता है। ठीक है, और ये पश्चिम दिशा में, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो अपना देखो मानचित्र है, तो मानचित्र में ये किधर आएगा, ये पश्चिम दिशा की ओर है, और ये पूर्व दिशा की ओर है। ये क्या है, नीचे है, नीचे मतलब नीचाई में बना हुआ है, इसकी तुलना में थोड़ा नीचे है, और ये बड़ा है। दिखती सी बात है, आम जनता जो है शहर की वो ज़्यादा होगी। ये वाला जो भाग है ना, ये छोटा होता है, और ये वाला भाग, ये क्या है, छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है, बहुत दिख रहा है आपको मानचित्र में। यहाँ पर आम जनता रहती है, ये पूर्व दिशा की ओर है। सत्य सत्य वाले कथन बनाकर पूछा जा सकता है ना, ये पश्चिम दिशा की ओर है, ये वाला भाग पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं दुर्ग टीला। ठीक है, इसको बोलते हैं नगर टीला, मतलब कि नगर की आम जनता जो रहती है उसको नगर टीला कहा जाता है। ये पूर्व दिशा की ओर है, ये पश्चिम दिशा की ओर है। ये आप सत्य सत्य वाले कथनों में याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल एक सेंटेंस बना करके आपसे कह सकता है कि सिंधु सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इस तरह का एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये पूरा मानचित्र आप सिंधु सभ्यता के से देखो, ये पूरा मानचित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है, ये वाला हिस्सा है, ये तो दुर्ग टीला है, और ये वाला हिस्सा जो है ये नगर टीला है। मतलब जहाँ पर आम जनता, आम जनसंख्या, नॉर्मल जो लोग है, नगर की जनसंख्या है, वो निवास करती है। और ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा भाग, ये ऊंचाई पर है, दुर्ग पर है, थोड़ा पहाड़ी वाले मतलब दिशा में है, थोड़ा ऊंचाई पर है। ये यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि राजा, उसके दरबारी, उसका जो उसके खास लोग हैं वो रहते हैं। और जब भी कोई राजकीय प्रोग्राम होता है तो शहर की जनता भी यहाँ पर उस प्रोग्राम को देखने के लिए जा सकती है। ये आपको मोहनजोदड़ो का एक मानचित्र, मोहनजोदड़ो का मानचित्र आपको दिखाया गया है। इस तरह से हमने इसको देखा। अब देखते हैं आगे वाले पेज पर। ठीक है, यहाँ पर इसको जूम करके देखते हैं अपन आराम से। चलो, इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम, निचला टीला या निचला शहर नाम दिया गया। वही बात मैंने आपको पढ़ाई। जो छोटा वाला है, इस साइड वाला है, उसको तो बोला गया दुर्ग, और जो इसे मोटा वाला है, लंबा वाला, उसको बोला गया नगर टीला या शहर टीला। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया।
दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। ठीक है, मतलब दुर्ग जो होता था ना, दुर्ग वाली साइड जो ऊंचाई वाली साइड होती थी, वहां पर मकान जो वहां की जो संरचनाएं थी, वहां के जो भवन बनाए गए थे वो एक चबूतरे पर थे। मतलब ऐसा पहले चबूतरा बनाएंगे और उस चबूतरे पर कोई मकान वो उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी बनाना वो चबूतरे पर बनाएंगे, पहले एक चबूतरा नीचे बनाएंगे, उस पर उसका निर्माण करेंगे। तो ये दुर्ग की विशेषता क्या थी? इधर दुर्ग की जो संरचनाएं हैं वो क्या थी? वो साधारण सी थी कि वो चबूतरों पर बनाई गई थी। ईंटों के सारे जो चबूतरे बनाए थे उन पर उनको बनाया गया था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग किया गया था। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो शहर का जो दुर्ग है उसको शहर से अलग किया गया था। मतलब कि साधारण जनसंख्या, जैसे मान लो यहाँ जो है ये तो बड़ा वाला शहर है और यहाँ जो है छोटा वाला टीला है, तो इसको क्या किया गया? इसको एक दीवार से जो है इसको अलग किया गया। इसके चारों ओर क्या हो गया? इसको दुर्गीकृत कर दिया, इसके चारों ओर दीवार बना ली। मतलब इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, इस बात का आप याद रखोगे। तो मोहनजोदड़ो में जो है दुर्ग जो है उसको दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। आगे कहते हैं कि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। मतलब कि मोहनजोदड़ो के दोनों भाग, मोहनजोदड़ो जो शहर था उसके दोनों भाग, मतलब कि उसके दुर्ग टीला और उसका नगर टीला दोनों जो है वो दीवार से घेरे गए थे। मतलब दोनों हिस्से दुर्गीकृत थे। मतलब दुर्गीकृत का मतलब होता है दीवार से घेरना। ठीक है, तो ये दोनों दीवार से घेरे गए थे। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनीय मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता, मतलब मेहनत की आवश्यकता होती थी। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सी विशेषता आपको जो मोहनजोदड़ो के दुर्ग के और नगर टीले के बारे में याद करनी है वो मैंने आपको मानचित्र वाली जगह ही बता दी कि दुर्ग टीला तो पश्चिम दिशा में है, नगर टीला जो शहरी टीला जो है वो पूर्व दिशा में है। दुर्ग टीले में महत्वपूर्ण लोग रहेंगे, ऊंचाई पर है। नगर टीला थोड़ा नीचे होता है, वहां साधारण जनता निवास करती थी। ठीक है, अगर देखते हैं एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। मतलब कि पहले क्या करते थे, सारे के सारे जो है ना नीचे वाले टीले में भी क्या करते थे, भवन निर्माण की वही प्रक्रिया थी। पहले एक चबूतरा बनाते थे और उस चबूतरे पर फिर जो है भवन का निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ पर भी अभी हम वर्तमान में अगर गाँव में मकान देखें तो आजकल लोग सीधे ज़मीन से मकान नहीं उठा करके थोड़ा सा उसको थोड़ा ऊंचाई पर लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसके ऊपर अपने कमरों का निर्माण शुरू करते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर उस समय हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के समय भी मोहनजोदड़ो शहर में विशेष तौर से रहा था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। मतलब ऐसा अगर भाई हम कह दें कि पहले चबूतरे बनाकर फिर उस पर मकान बनाने की परंपरा रही, तो इसका मतलब कि पहले वो प्लानिंग करते थे, नियोजन करते थे और उसके बाद कमरों का, मकानों का निर्माण, मतलब उनका क्रियान्वयन करते थे। तो काफ़ी प्लान लोग थे, मतलब इंजीनियरिंग टाइप। जैसे आज का इंजीनियर होता है ना, पहले नक्शा बनाता है कि भाई मकान को कितने हाइट पर लेंगे, कितना ऊंचाई पर लेंगे, इसकी क्या क्या हमारी जो साइज होगी, वो सारा एक प्लानिंग के तहत करते हैं। तो वैसे ही उस समय के लोग भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शहरों का जो बसावट है, शहरों की जो बसावट करने का काम है, वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के तहत नियोजन के साथ करते थे। प्लानिंग का मतलब नियोजन ही होता है। नियोजन के अन्य लक्षण में ईंटें शामिल है। फिर अगर देखो ये चीज़ें आपको कहाँ काम आएगी, ये जब आप मेंस लिखोगे यूपीएससी का या आरपीएससी का या किसी पीसीएस का मेंस लिखोगे, तो वहाँ आपको वर्णन करने में पूछा जाएगा कि आप इस बात का निष्कर्ष निकालिए कि सिंधु सभ्यता की भवन निर्माण कला, सिंधु सभ्यता की जो आपकी जो शहरों की बसावट कला है, वो कहीं ना कहीं आज के वर्तमान शहरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो आप लिखेंगे कि बिल्कुल हाँ, आज के जो वर्तमान शहर है हम उनको भी क्या करते हैं, पहले उनका नियोजन करते हैं, फिर उनके अनुसार हम क्रियान्वयन करते हैं। ऐसे ही लक्षण हमें सिंधु सभ्यता के समय भी देखने को मिलते हैं।
आजकल भी हमारे गांव में हम कह सकते हैं कि आज की जो वर्तमान भवन निर्माण कला है उसमें हम चबूतरों पर मकान बनाने की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसी ही परंपरा हमें सिंधु सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल मिले उनसे भी देखने को मिलती थी। इसी बात आप स्पष्ट कर सकते हैं। ये आपको मेंस में जो आपके लिखावट वाले सवाल होते हैं ना, उनमें अपने को थ्योरेटिकल सवाल होते हैं, वहां पर ये चीजें काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चबूतरों पर एक चीज आपको मिली कि चबूतरों पर मकान बनाने की परंपरा रही थी। अगली कोई विशेषता अगर इसमें है तो ईंटें हैं। ठीक है, ईंटों की जो साइज है ना वो बड़ी अच्छी थी। सभी ईंटें एक निश्चित चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई में थी, मतलब सबका एक निश्चित नाप था। ठीक है, जैसे आप अभी हम ईंटें देख रहे हैं ना हमारे, ये ऐसी ही ईंटें वो लोग भी यूज करते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान परंपरा में भी हम भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग करते हैं, जिनकी एक विशेष क्या होती है, निश्चित पूरे मकान में हमने जो अगर मान लो ये वाली साइज की ईंट ली है तो निश्चित रूप से हम पूरे मकान में जब जितना हमारा निर्माण कार्य होगा हम एक ही साइज की ईंटों का उपयोग करेंगे। तो वैसा ही प्रयोग जो है सिंधु सभ्यता के लोग भी उस समय करते थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी आज की वर्तमान जो परंपरा है वो सिंधु सभ्यता से कहीं ज्यादा मेल खाती है। ठीक है, यहाँ पर जो ईंटें थी उनको धूप में सिकाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। आज भी हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भी हमारी जो ईंटें पकाने का तरीका आज भी भट्टियों वाला ही है। तो आज की जो परंपरा है वो सिंधु सभ्यता से कहीं ज्यादा प्रेरित मानी जा सकती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी आज की वर्तमान जो परंपरा है वो हम कहेंगे कि सिंधु सभ्यता से प्रेरित मानी जाती है। तो ये मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण कला के बारे, ये जितना हमने पढ़ा ये क्या था, ये मोहनजोदड़ो की भवन निर्माण कला थी। वहां की जो है भवन निर्माण कला थी, या फिर भवन निर्माण, या आप कह सकते हो कि वहां की शहरी नियोजन था। यहां से आपको प्रीलिम्स में हो सकता है कि सवाल नहीं मिले, मिल भी सकता है, पर अगर नहीं मिले लेकिन आपको मेंस में जरूर, यहां पर किसी का भी आप मेंस लिखने जाओगे, और उम्मीद करता हूं कि जब आप आरएस वगैरह यूपीएससी देंगे या फिर किसी दूसरे स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से मेंस लिखना पड़ेगा, और वहां से आपको हिस्ट्री के पोर्शन में आपको सिंधु सभ्यता से सवाल आना लाजमी है। तो ये आपको एक जानकारी मिल गई कि सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला, जो भवन निर्माण की कला, शहर निर्माण की कला, शहरों की बसावट की क्या विशेषता रही थी। तो ये हमने एक भाग मोहनजोदड़ो के रूप में इसमें देखा कि मोहनजोदड़ो शहर में क्या विशेषताएं थी। अगली विशेषता मोहनजोदड़ो की है नालों का निर्माण, मतलब नालियां बनी हुई थी। ये भी एक बड़ी विशेषता है भाई। शहरी कला तो इनकी विशेषता है ही है, शहरों के अलावा भी मोहनजोदड़ो की जो अगली विशेषता है वो है कि ये लोग नाली निर्माण करने में बड़े विलक्षण थे। नालियों का निर्माण करने में इनमें इनकी जो काफ़ी विशेषता, इनको कौशल था। तो हड़प्पा शहरों की, मतलब पूरी सभ्यता के शहरों की अनूठी विशेषताओं में एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली थी। मतलब कि जल निकास, निकास का मतलब होता है जल को बाहर निकालना। जैसे ये आपका घर है, आपके घर का जो पानी, गंदा पानी, वो बाहर निकलेगा, किसी नाली से निकलेगा, तो वो जो सिस्टम है आपका, उसको आप क्या कहोगे, जल निकास प्रणाली। अभी आप हमारे गांव में देख रहे हो कितनी गंदगी पसरी होती है। हमारे कई शहरों में आज भी जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं है। जो कच्ची बस्तियां हैं, जो कच्चे मोहल्ले हैं, जहाँ पर श्रमिक वर्ग रहता है, वहाँ की नालियों की निकास व्यवस्था, उनके घरों से जो गंदा पानी निकलता है वो रोड पर पड़ा रहता है, वहाँ से मच्छर पनपते हैं, फिर बीमारियाँ होती है। लेकिन उतने पुराने समय, देखो सिंधु सभ्यता के इतने हमसे हैं, इतने साल पुराने समय में भी वहाँ की जो नाली व्यवस्था थी, जो घर का जल निकास, मतलब घर के गंदे जल को बाहर निकालने की जो व्यवस्था थी, वो अव्वल दर्जे की थी। हमें उससे सीखना चाहिए। तो वही सवाल वापस आ गया कि वर्तमान परंपराओं को हमको सिंधु सभ्यता से किस तरह से सीखना चाहिए। और ये बेसिक सी बात है कि इतिहास की चीज़ों से हमें हमेशा सीखने की ओर जाना चाहिए, हमें उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं। आजकल क्या है, वर्तमान में एक गलत परंपरा चल पड़ी है। इतिहास के जो दोष है, इतिहास की जो गलत चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा सामने रखा जाता है और उनसे बदला लिया जाता है। मतलब अगर मान लो मुगलों ने ये किया तो आज हम ये करेंगे, किसी दूसरे शासक ने ये किया तो आज हम ये करेंगे, किसी अंग्रेजों ने ये किया तो आज हम उनका बदला इससे लेंगे। ये परंपरा एक थोड़ी सी चल पड़ी। इसको हमें इस पर टारगेट ना होकर जो अच्छी चीज़ें थी इतिहास की, हमारे प्राचीन इतिहास की जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको अगर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, और कुछ गलत भी हुआ तो हम उससे सबक ले सकते हैं कि उसको दोहराए नहीं। लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ है तो इसको बेशक हमें अपनाना चाहिए। और इसका हमारे सामने एग्जाम्पल सिंधु सभ्यता है। यहाँ के जो नाले हैं
उन नालों के निर्माण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारी आज की जल निकास प्रणाली के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। पढ़ते हैं इसको। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया। ग्रिड मतलब ये वाला सिस्टम, ये वाला ऐसे, ठीक है। सड़क है और गलियां बनाई गई सड़क के समानांतर समकोण पर, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि जो गलियां थी उनको जो है एक निचले शहर के नक्शे को हम देखें तो जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब मोहनजोदड़ो शहर की जो गलियां थी और मुख्य सड़क होती थी, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती। और ये साधारण सी बात है, इसमें कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं। मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं आपको। जैसे मान लो ये मुख्य सड़क है, आज भी अपन देखते हैं हमारे शहरों में ये मुख्य सड़क है, और इस सड़क से जो गली, मैं यहाँ पर गली बना दूं एक, ठीक है। यहां से मान लो अब कोई छोटी गली यहां से निकली, ठीक है, और यहां पर भी अपन कहें तो एक गली यहां पर बना देंगे। तो ये छोटी छोटी गलियां जो है इधर से निकली, फिर यहां वापस एक छोटी गली निकली, यहां फिर गली निकलेगी, यहां आकर की फिर गली निकलेगी। तो ये एक ग्रिड बन गया। देखो ये पूरा एक तरह से क्या बन गया, ऐसे एक ग्रिड बन गया, गलियों का एक ग्रिड बन गया कि बीच बीच में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई गलियां वहां पर थी। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी, जिससे क्या है जल निकास व्यवस्था को काफी सहारा मिला। पानी जो नालियों का जो एक लंबाई में एक बढ़िया सिस्टम से बहता था, तो वहां पर जो ग्रिड पद्धति थी और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया। मतलब पहले क्या हुआ, जो नालियां बनाई गई, फिर उनके साथ साथ गलियां, मतलब नालियां और गलियां एक दूसरे के साथ बनाई गई, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। मतलब बड़ा ही प्लानिंग के साथ। आज भी जब भी हमारे यहाँ पर अगर आप कोई नया मकान बनाना चाहो तो इंजीनियर से जब आप नक्शा बनवाने जाते हो तो वो बेशक आपका जो घर है उसके सामने की जो सड़क होती है उसकी ऊंचाई नापता है कि वो कितनी ऊंचाई पर है, आपका मकान उससे कितना ऊंचा होगा, उसकी साइज क्या है। सबसे पहले वो आपका जल निकास प्रणाली को जरूर देखता है। तो ये काम उस समय के लोग जो है वो भी बड़े अव्वल दर्जे से करते थे। आज तो हमारे तो कई बार हम देखते हैं कच्ची बस्तियां जो वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई मकान ऊपर है, कोई नीचे है, कहीं पर रोड नीचे है, कहीं पर मकान ऊपर है, कहीं मकान नीचे है, कहीं पर रोड ऊपर है। तो ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है भारत में, कई जगह देखें। लेकिन उस समय के इस सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि वो एक तरह से बहुत ही अव्वल दर्जे की निकास व्यवस्था का निर्वहन करते थे, ठीक है। तो इनके अगल बगल आवासों का मतलब पहले आपने नालियां बना दी, गली बनाई, उस गली के साथ साथ आपने नालियां बना दी। अब आप यहां पर मकान बनाओगे। अब आप अगर मकान बनाओगे तो आपको आइडिया होगा कि मुझे मेरे घर का पानी इस नाली में गुजारना है। तो एक बड़ा ही सिस्टम इनका, जैसे मान लो ये घर बन गया, इस यहाँ पर ये नाली है और ये यहाँ पर घर बन गया, तो आप अपने घर का जो पानी है वो इस नाली में आसानी के साथ, घर की ऊंचाई आप अपने हिसाब से बाथरूम की ऊंचाई एडजस्ट करेंगे ताकि उसका पानी जो है नाली में आता रहे। ये सिस्टम बड़ा अच्छा था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यकता। मतलब उनकी दीवार गली से सटी होती थी और उस दीवार में वो एक नाला निकाल करके उसका पानी जो है वो नाले में गिराते थे। तो ये यहाँ की नाली व्यवस्था हमने पढ़ी। अब वापस एक दुर्ग के बारे में इन्होंने चर्चा की है, ये हमने ऑलरेडी कर ली है, वापस किताब ने पढ़ाया तो हम इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पर इस नियोजन में विविधताएं थी। मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह ये इनमें बड़ा मतलब एक ही प्रकार से था, इसमें भी अलग अलग शहरों में अलग अलग विविधताएं थी। जैसे इन्होंने बताया है कि धोलावीरा और लोथल जो गुजरात में है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। जो नीचे वाला हिस्सा था ना, पूर्व वाला हिस्सा जो था, पूरी बस्ती जो थी उसके चारों ओर जो क्या थी, दीवार बनाई हुई थी, किलेबंद रही थी। तो ऐसा कहा था, धोलावीरा में ऐसा माना गया है। तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से और बाकी के जो हिस्से थे वो भी दीवारों से घिरे हुए थे। लेकिन लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये बताते हैं कि लोथल और धोलावीरा में जो पूर्व वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा था, पूर्व वाला जो हिस्सा था,
ये हिस्सा जो है ये दीवार से घिरा था, लेकिन जो पश्चिम वाला हिस्सा था, जो ये वाला हिस्सा जो दुर्ग जिसे अपन बोलते हैं दुर्ग टीला, उसके अंदर कहते हैं कि लोथल में जो है वो दुर्गीकृत नहीं था, वो ऐसे ही ऊंचाई पर बनाया हुआ था। तो एक हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर विशेषता तो थी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि 100% जो है सभी जगह पर आपको किलेबंदी मिलेगी, सभी जगह चारों ओर दीवार नहीं थी। लेकिन हाँ, अधिकांश जगहों पर ऐसी संरचना हमको देखने को मिलती है। तो ये हमने इसके बारे में देखा। एक चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया, मैं इस चित्र को दिखा दूं आपको। ये देखो, ये एक नाली व्यवस्था का चित्र है, ये एक बड़े नाले का चित्र है, फोटो खींची गई है इसकी नाले की। अवशेष मिले, ये इतना बड़ा नाला था, इससे पानी गुजरता था। तो ये एक नाले की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, इसके साथ ही अपन आगे की ओर चलते हैं। चलो, इसके बाद हम देखते हैं ग्रह स्थापत्य, कि घर का सिस्टम कैसा था, ग्रह स्थापत्य कैसा था उनका, उसको अपन यहां पर इसमें देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में घर कैसे बनते थे। भाई हमने देखो सड़कें देख ली, हमने शहर का मेजर पार्ट जो देखा, भाई जो दुर्ग टीले थे और जो नगर टीले थे दोनों को अपन ने देखा। हमने सड़कों को देखा कि गलियां कैसी थी, सड़कें कैसी थी। तो हमने देखा कि एक दूसरे को वो समकोण पर काटते थे। और हमने फिर देखा कि नालियों का सिस्टम कैसा था, तो हमने देखा कि वो घर के और मतलब गलियों के साथ बनाई थी और निकास व्यवस्था बहुत ही उत्तम दर्जे की मानी जाती थी। अब देखते हैं कि गृह स्थापत्य, लोग अपने घर का निर्माण, घर कैसा होता था, इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। भाई निचला शहर है, सिंपल सी बात है, ज्यादा जनसंख्या वहीं रहेगी, तो अपने को इस प्रकार के एग्जाम्पल वहीं से मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित है, मतलब एक आंगन होता था और उस आंगन के चारों ओर जो है मकान बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे। एक आंगन पर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो केंद्रित होता था। ठीक है, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। अनुमान ही लगा सकते हैं, ऐसा मानते हैं कि वहां जो आंगन बना होता था, आज भी अपन देखते हैं गांव में मकान के बीच में एक आंगन होता है, घर के बीच में आंगन होता है, तो वैसा ही आंगन उस समय होता था। और वो आंगन जो है वहां पर हो सकता है वो खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में, गर्मियों के दिनों में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। मैं आपको ये फोकस करके दिखा दूं, एकांतता को, मतलब लोग जो है अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। मतलब इनके मकान देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग जो है प्राइवेसी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। निजता जो होती है ना अपनी, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। कि मतलब जैसे हमारे भी आजकल होता है, हम मेन गेट अपना बंद रखते हैं कि बाहर कोई रास्ते पर चल रहा है तो उसमें हम घर में बैठे किस हालात में बैठे हैं, घर में अपन कैसे बैठे हैं, वो बाहर रोड चलते व्यक्ति को नहीं दिखना चाहिए। आज भी अपन वर्तमान में ऐसा मानते हैं। तो वो लोग भी इस तरीके से, वो लोग थोड़ा ज्यादा इस चीजों को मानते थे। तो कह सकते हैं कि वो लोग प्राइवेसी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, एकांतता को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। अब इस बात से क्या मतलब निकलेगा, इस बात का आइडिया आपको कैसे लगा? भाई सीधी सी बात है, इसने लिखा है, लेखक ने लिखा है कि यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। तो वो किससे मालूम पड़ा? ये लिखा हुआ है, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। मतलब जो कमरे बने हुए थे ना, उन कमरों में खिड़कियों के कोई हमको साक्ष्य नहीं मिले। मतलब कि वो लोग नहीं चाहते थे कि बाहर से कोई उन्हें अंदर की ओर देख पाए। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि वो लोग हवा कैसे लेते होंगे। अब लेकिन अब ये इसके अवशेष हमको नहीं मिले हैं कि वो भाई हवा अगर उनको नहीं, गर्मी के दिनों में उनकी क्या हालत होती थी, ऐसा कोई हमको इसमें साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन खिड़कियां नहीं थी, ऐसी बातें लेखक ने कही है। तो ये बात हमारे सामने आ सकती है कि मोहनजोदड़ो में मकानों में खिड़कियां नहीं होने के अवशेष मिले हैं। और बिल्कुल सही बात है कि उनके मकानों में उनके जो कमरे होते थे, विशेषकर जमीन पर जो बनाए हुए होते थे, भूमि तल पर जो बनाए हुए होते थे, उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसको आप सत्य कथन के रूप में याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त
मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था, इस बात का आप सत्य कथन के रूप में याद रखेंगे। यही चीजें होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, सिंपल सी किताब की रीडिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको जो पिन पॉइंट है जहां से सवाल बन सकते हैं उन चीजों को उठाने का काम कर रहा हूं। यूपीएससी क्या करता है, आरपीएससी क्या करता है, सवाल में लिखेगा सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, या फिर सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो के संबंध में सत्य कथन कौन सा है या कौन सा असत्य कथन है, ऐसा करके सवाल पूछता है। फिर उसमें लाइन दे देगा कि सिंधु सभ्यता में घरों में बाहर से आंतरिक भाग के सीधे अवलोकन किए जा सकते थे, लेकिन हमको पता है कि वो गलत है। अगर बाहर से कोई व्यक्ति सीधे अंदर की चीजों को देख पा रहा है तो इसका मतलब कि उनकी एकांतता तो नहीं रही, और हमको पता है कि वो लोग एकांतता को पसंद करते थे, वो लोग प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो हमें इस बात का यहाँ से मालूम पड़ सकता है। फिर अगर हम ये फैक्ट हमको याद है कि यहाँ पर जो है मुख्य द्वार से, मतलब जो मेन गेट होता था, उस मेन गेट से अंदर के भाग आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था, इस बात को याद रखेगा। यूपीएससी क्या करेगा, यहाँ से नई को हटा देगा और लिख देगा कि मुख्य द्वार से आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था, वो कथन गलत होगा, या फिर सीधा यही कथन दे देगा। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही उसको मानना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, हर घर का ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर होता था। मतलब कि प्रत्येक घर में एक स्नानघर होता था जिसकी नालियों द्वारा दीवार के माध्यम से, सड़क की नालियों से जो, मतलब जिसका एक नाले के द्वारा जो है, नली के द्वारा उसका जो पानी है वो एक सड़क की जो मुख्य नाली होती थी उससे जुड़ा होता था। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले, मतलब कि वो लोग सीढ़ियों का उपयोग भी करते थे। ये भी आप याद रखेंगे, साधारण सी बात है। जब भाई इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा शहर बना रहे हैं, जब नालियों की व्यवस्था है तो साधारण सी बात है, सीढ़ियों की व्यवस्था तो होगी ही होगी। ठीक है, कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो जो कुएं होते थे, यानी कि उस समय में वो लोग क्या करते थे, घर के बाहर, जैसे अपन तलघर बनाते हैं ना, आज के टाइम में आपको तलघर नाम से कुछ सुना होगा। ठीक है, जो अंडरग्राउंड अपन बनाते हैं घरों में, या आपको मार्केट में दुकानों के नीचे बहुत सारा मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ ये लोग क्या करते थे, अपने मकान के जो साइड में बाहर की तरफ होता था, वहां एक ऐसे कक्ष का निर्माण करते थे, ठीक है, जिसमें बाहर से जाया जा सकता था। वो उसमें कुएं होते थे, मतलब आप कह सकते हो कि आधुनिक प्याऊ का जो सिस्टम हमारे यहाँ है ना, प्याऊ के तरह का ही वो लोग क्या करते थे, अपने घर के बाहर एक ऐसी जगह बनाते थे, हल्का सा कुई बना देते थे, जिसमें अगर कोई राहगीर है, राह चलता व्यक्ति है, प्यासा हो गया तो वो उसमें उस कुएं की तरफ आकर के वहां से पानी पी सकता था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है कि जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। मतलब कि ये लोग क्या करते थे, अपने घर के बाहर, ये मान लो इनका मकान है, घर है, तो यहाँ वाला साइड में अगर मान लो बाहर की साइड में, तो यहाँ एक बाहर से गेट रखते थे, और ये एक तलघर एक यहाँ पर कुएं की तरह होता था। इसमें जैसे आपका आधुनिक प्याऊ का सिस्टम है ना, वैसा ही कुछ वो राहगीरों के पानी पीने के लिए भी करते थे। ऐसा सिस्टम ये लोग रखते थे, यानी कि धर्म पुण्य दान पुण्य का काम ये लोग, पैसे को पानी पिलाने का जो धर्म होता है वो काम भी ये लोग करते थे। ये वाली बात, यहाँ कुल कुओं की संख्या ऐसे 700 मानी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक मानचित्र आपको, मतलब एक मानचित्र क्या, रेखा चित्र पूरा एक फोटो की तरह आपको दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस पूरे मोहनजोदड़ो में मकान, ये घर कैसे होता है, उस घर का पूरा एक चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया। देखो, ये इस घर का मेन गेट, यहाँ पर ये जो घर दिख रहा है आपको, इस घर का मेन गेट ये है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, देखो ये इस घर का मेन गेट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस घर का मेन गेट है। देखो यहाँ अगर आप बाहर खड़े होकर कुछ देखें, इस जगह खड़े होकर आप देखें, ये मेन इनकी सड़क, ये जो मेन सड़क है, इस सड़क पर यहाँ आप चल रहे हैं, यहाँ अगर आप बाहर खड़े होकर के देखें तो अंदर आपको मेन जो उनका जो रहने के कमरे हैं वो यहाँ देखो इस तरफ है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी अंदर ज्यादा दिखाई नहीं देगा, ये इनका आंगन है। ठीक है, ये इनके कमरे, और देखो किसी भी कमरे में आपको खिड़की नहीं दिखाई दे रही, मतलब कि खिड़की इनके मकानों में
नहीं होती थी। इस बात को आप याद रखोगे। सत्य असत्य वाले कथन बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। बाहर रोड पर, सड़क पर खड़ा होने पर आप आंगन का या अंदर के का कोई भी दृश्य आप नहीं देख सकते थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा। तो इस तरह से हमने मोहनजोदड़ो के बारे में इस लेक्चर में ये वाली बातें क्लियर हमने आज के लेक्चर में करी। ये मोहनजोदड़ो के संबंध में हमने चीज़ों को देखा है। थोड़ा समय हमारे पास और है, अपन और चीज़ों को देख लेते हैं। अभी 40 मिनट का लेक्चर हुआ है, आगे अपन चलते हैं। यहाँ इसमें कुछ विशेष नहीं है, देखो ये जो दिया गया है ना, ये वाला, ठीक है, ये इसमें कुछ विशेष नहीं है, तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हैं। अगला अपन देखते हैं दुर्ग जो है, उस दुर्ग के बारे में बात की गई है। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और अभी अपना इतना इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मेरा फ़ोन का जो बैटरी है वो भी अब थोड़ा डाउन होने लगा है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को क्लियर करेंगे। अभी तक हमने इस क्लास में मोहनजोदड़ो की ये इसको मकान को देखा। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मोहनजोदड़ो का मकान है, देखो ये मोहनजोदड़ो के मकान की संरचना। इसको आप अच्छे से देखो, देखो ये वाला, इस तरह से ये मोहनजोदड़ो के मकान की संरचना है। ये इनके अंदर के बेडरूम वगैरह होते थे। ये इस मकान से ऊपर चढ़ने की देखो ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, ठीक है। ये मकान की दीवार हो गई, ये भी गली वाला ये पोर्शन गली का पोर्शन है, ये गली है, ठीक है। और देखो यहाँ दिखाओ क्या लिखा है, पक्की नाली का जो सिस्टम है ना, ये नालियाँ वगैरह इन्होंने बना दी हैं। लिखा हुआ भी होगा कि कौन कहाँ क्या है, ठीक है। ये देखो इनके छोटे छोटे मकान हैं, यहाँ से एंट्री होता है, अंदर जाके फिर इस तरह आप आओगे, ये इनका आंगन है। ये चीज़ें इन्होंने, ये इनके कमरे अलग अलग, ये इस प्रकार से बनाया गया। ये कुई हो सकती है इनकी, और ये इनका मेन गेट है, ये एंट्री का गेट है, और ये सड़क है, ठीक है। तो यहाँ खड़े होकर आप अंदर की कोई संरचना नहीं देख सकते। इस विशेषता को आप याद रखिएगा। और मकानों में कोई खिड़की नहीं होती थी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कोई खिड़की नहीं होती थी, इस बात को आप याद रखेंगे। इस तरह से हमने इस क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में चीज़ों को पढ़ने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।